अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से आज जॉइन किया है फॉर्मर डीजी यूपी पुलिस विक्रम सिंह जी ने। आप पहले भी उनको देख चुके हैं, वैसे तो बहुत लंबा प्रोफाइल है सर का, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता रही हूँ, सब जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बड़ी मेहरबानी की कि आपने दोबारा खिदमत का मौका दिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सर आज हम जो है वो आपसे फिर कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की, और इसके अलावा सर जैसे आप जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है, तो बिल्कुल 14 अगस्त और 15 अगस्त भी जो है वो आने वाला है, सैटरडे संडे। तो हम उस पर भी बात करेंगे। वैसे तो सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ ही चलते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी सर क्या होप्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं? अभी यूनाइटेड नेशन की भी जो सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली है, उसके ऊपर भी आप बताइए। और साथ ही आप कुछ जिक्र कर रहे थे इलाहाबाद और अफगानिस्तान का, तो वो भी हम जरा सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब आपने मुझसे हुक्म दिया था मुझको कि अफगानिस्तान के बारे में तस्करा करेंगे, उसके दरमियान गालिबन 48 घंटे में हालात इतनी तेजी से बदल गए कि जब आपने हुक्म दिया था तब में और आज में सर प्लीज, ये तो ऐसा। जी मैंने रिक्वेस्ट की थी सर, मेरी क्या मजाल के मैं हुक्म दूं जी आपको। जी। जी बहरहाल, सर। जब जैसे उसके बीच में इतनी तब्दीलियां आ गई, इतना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। 6 अगस्त को हिंदुस्तान की सदारत में यूनाइटेड सलामती काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 15 ममालिक थे, और इन लोगों ने यह फैसला किया कि हर मीटिंग में होता है, बातें बड़ी अच्छी होती हैं, फैसले बड़े उम्दा होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बरक्स और बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक होता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी से। ग्राउंड रियलिटी के बारे में तो छोड़ दे, जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा, तिरुमूर्ति जी ने, कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, अफगानिस्तान में जो टेरर कैंप्स है वो डिमोलिश होने चाहिए, अफगानिस्तान में जो सप्लाई चेन है टेरर फंडिंग की वो टूटनी चाहिए। माकूल मुनासिब बात है, लेकिन कह देना एक चीज है और इसको बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, जरा इसके बारे में भी जरा गौर कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इम्प्लीमेंटेबल हो जाता। ये डिसीजंस, ये जो होते हैं, फलसफे वाले ज्यादा हुए, और इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे इस पे जरा हम गौर कर लेते। अब अगर हम बाकी चीजों पे देखें, वो ठीक है कि अमेरिका ने भी ये कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और अफगानिस्तान जबरदस्ती अगर मिलिट्री से कब्जा हो तो हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने यह कहा कि जो इस्लामिक एमायरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने की कोशिश तालिबान कर रहा है, ये भी नहीं है। इसके बैकड्रॉप में अगर आप गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान ने कहा कि सबसे इमीडिएट नेबर तो हम हैं, हमको तो बुलाया ही नहीं गया। बहरहाल, अफगानिस्तान के बारे में अगर कोई सोल्यूशन है तो बिना पाकिस्तान के वो सॉल्व भी होने वाला नहीं। आज ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है। You may like Pakistan, you may not like Pakistan, but the fact of the matter is the solution lies via Pakistan. और इसके बारे में जैसे हम लोग का डिस्कशन आगे बढ़ेगा, आप खुद देखिएगा कि पाकिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। बहरहाल, मीनिंगफुल अगर बातचीत होती तो हम लोग इसको ये गौर कर सकते थे, और जितने भी फैसले हुए और उस फैसलों के बाद और जो रेजोल्यूशंस वगैरह इन लोगों ने पास किए, उसके बाद तो हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। आपको ये जानकर के आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, जब पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था तो अंग्रेजों ने वहां की रूलिंग फैमिली को नजरबंद किया और उसके एक पोर्शन को लाके तब के इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में नजरबंद किया, और उनको एक बहुत बड़ा मकान जो ट्रैफिक पुलिस लाइन बेली हॉस्पिटल के बगल में वो दिया, एक अच्छी पेंशन भी दी, और उनके जो नाती थे, नवासे थे, उनको जेल सुपरिंटेंडेंट का ओहदा भी दिया। उनके 2 बेटे थे, ईसा और मूसा खान, वो आज भी इलाहाबाद में उनकी शोहरत आम है। और ये तो खैर आपका ताल्लुक चूंकि इलाहाबाद प्रयागराज से, मैंने कहा शायद आपको जान के खुशी, क्योंकि अफगानिस्तान और इलाहाबाद के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े गहरे हैं, और काबुली वाला की तरह हम लोग उनको बड़ी इज्जत करते हैं जो अफगानिस्तान से लोग आते हैं। बहरहाल, अब हम इसके बारे में अगर आते हैं तो आप देखें कि ये चीज, वो जो पहेली 1990 में थी, वो पहेली 2001 में भी वही थी, और आज पहेली के कई और उसमें डायमेंशंस आ गए हैं, और ये कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग सोचेंगे
ऐसी कोई कंट्री ढूंढना मुश्किल है जिसमें कि इसका नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुस्तान का ही हुआ कि उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी रिकास्ट करनी होगी। ऑलरेडी उसने एक एडवाइजरी इशू की है इंडिया ने कि अपने जितने भी नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहां पे, जिनकी वहां पर कोऑपरेशन से चल रही थी, सारे को ये एडवाइजरी दी गई कि जल्द से जल्द फौरन से पेशतर वापस आ जाएं, क्योंकि हालात क्या होंगे कोई कह नहीं सकता है। इसके अलावा जो एड वगैरह की बात थी वो तो हमें लगता है कि उसको तो अब राइट ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई ऐसे इम्कानात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि उसका कोई माकूल इस्तेमाल या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये सब चीजें अब इंडिया को भी अपनी अफगान पॉलिसी रीराइट करनी होगी। अमेरिका का रोल आज तक किसी की समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहता क्या है, कहता क्या है और करता क्या है। एक अफगानिस्तान की बड़ी उम्दा, एक बड़ी शाइस्ता एक लेडी हैं, शुक्रिया बरकजाई। उनकी मैं तकरीर देख रहा था कि अमेरिका को क्या था, उसने जो जो कहा एक एक लफ्ज के ऊपर वो अपने पीछे गया। उसने कहा था हम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ के गया। दोहा टॉक्स की बात हुई, दोहा टॉक्स में उसने तालिबान से तो खूब बात की, हमारे डेलीगेशन को तो तवज्जो भी नहीं दी। दोहा टॉक्स में हालात ये हो गए कि उन्होंने उनको जितनी ज्यादा जो एश्योरेंसेस दिए, उनके 5,000 लड़ाके उन्होंने छोड़े अपनी कस्टडी से, हक्कानी को छोड़ा, और इसके अलावा उन्होंने सारे कंसेशन दे दिए, एग्रीमेंट कर दिया। और इस कंसेशन को लेकर के कि अमेरिका सेफ वापस चला जाएगा, उसके ऊपर तालिबान हमला नहीं करेगा, एक तरीके से वो सेल आउट हो गया। अब सेल आउट अगर हो गया तो ये चीज अच्छी नहीं थी। अमेरिका को सोच समझ करके इस पे फैसला किया। बहरहाल अमेरिका तो जहां जहां गया है उसकी तो तवारीख और मिजाज में की है, क्या कोरिया, क्या वियतनाम और क्या अफगानिस्तान। आरजू जी 20 साल अमेरिका वहां रहा, 1 लाख उसके फौजी थे, $1 ट्रिलियन खर्च किया। $1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़ रुपए। इसका आप अंदाज लगा, 1 लाख करोड़ डॉलर, रुपए नहीं, 1 लाख करोड़ मिलियन डॉलर। और ये 1 लाख करोड़ मिलियन डॉलर अगर करें, जैसे इसका अंदाज लगा लें, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास उसका रिजर्व $5 बिलियन से ज्यादा नहीं होगा। पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं $10 बिलियन टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। इन सब चीजों को मद्देनजर देखें कि $1 ट्रिलियन क्या होता है। हथियार क्या इस्तेमाल किए, कौन सा ऐसा हथियार है, ट्रेनिंग कैंप से लेकर के टॉर्चर चेंबर्स तक। टॉर्चर चेंबर्स से अगर आप आ जाएं तो सैटेलाइट इमेजिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेरॉन, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, सारी टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ली। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, अमेरिकन मेरीन सील, सबको लगा दिया। और सब कुछ लगाने के बाद शुक्रिया मैम ये कहती हैं कि बगराम एयरपोर्ट पे अमरीकियों ने ऐसा धोखा दिया, वहां खाना परोसा गया, डिनर खाना आधा खाया और आधा खाना छोड़ करके अमरीकी वापस चले गए। बिल्कुल अफगानिस्तान को ऐसे छोड़ के गए जैसे गधे से सर से सींग गायब होती है। क्या वजूहत थी, क्या मजबूरी थी? बहरहाल अपनी हिफाजत के लिए इसको कहते हैं डिसेप्शन, कि खाना लगा दो जिससे कि लोग इस गफलत में रहे कि हम खाना खाने जा रहे हैं, वरना गाड़ी तैयार है फुल टैंक और हम अपने जाने के रुखसत होने का इंतजाम कर लेते। ये उनके लुकआउट था। बहरहाल जिसका आपने हाथ पकड़ा, आपने ये कहा कि अफगानिस्तान को हम नेटो के लेवल पे ले आएंगे, अफगानिस्तान की फोर्सेज जो 3.5 लाख उनको हम ट्रेन करेंगे, उन वादों का क्या हुआ? दोहा टॉक्स की बात हम आ जाते हैं। अमेरिका के दो जो एक्सपेक्टेशंस है कि हम मिलिटराइजेशन नहीं होने देंगे और फौज के जरिए अगर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा होता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, आप न माने, हो सकता है यूरोप भी ना माने, लेकिन क्या रूस भी ना मानेगा? क्या चीन भी नहीं मानेगा? क्या ईरान भी नहीं मानेगा? ये 3 मुल्क अगर मान लेते हैं और पाकिस्तान मान लेता है तो कोई माने या ना माने, चीजें बिल्कुल अलग हो गई। आपने जब मुझको ये आपने बताया था कि इस पे हम लोग तस्करा करेंगे, उस वक्त तालिबान के पास कोई बहुत ज्यादा कब्जा नहीं था। आज तालिबान क्लेम करता है, ये नहीं मालूम कि कितना सही कितना गलत है, कि 85% अफगानिस्तान का उनके कब्जे में है। इतना हो या ना हो, लेकिन CNN अमेरिका का कह रहा है कि 9 सूबों की कैपिटल्स उनके कब्जे में है, जो कि बहुत परेशानी की बात है। 9 सूबों की कैपिटल्स अगर उनके कब्जे में है, ये बहुत परेशानी की बात है। इसके अलावा आप और आगे आइए।
अमेरिकन लेकिन सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? इसलिए कि तालिबान तादाद में तो इतने ज्यादा नहीं है, जो सुनने में आया है यही है कि जो अफगान आर्मी है वही उन्हीं की तादाद ज्यादा है, तो ये इतने कमजोर कैसे पड़ गए? ये कैसे पॉसिबल हुआ इनके लिए, तालिबान के इतनी ज्यादा एरिया को कैप्चर कैसे कर पाए? देखिए, इसके बारे में 2-3 स्कूल्स हैं। पहला जो सबसे ज्यादा मुझे जिस पे एतबार है, अमरीकियों ने 20 साल में शहरों को तो अपने कब्जे में गिरफ्त में ले लिया, लेकिन रूरल साइड को अपने गिरफ्त में कंट्रोल में नहीं लिया। और वहां जो ट्राइबल कल्चर है, हम लोग लूजली कहते हैं वॉरलॉर्ड, वो वॉरलॉर्ड्स नहीं हैं। उनका रिट चलता है उनकी सोसाइटी में। हमको सोच समझ के पहले अफगानिस्तान की जंग आज सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं लड़ी जा रही है। ये अब ऐसा देश ढूंढना, ऐसा मुल्क ढूंढना मुश्किल है जहां अफगानिस्तान की लड़ाई और वहां के कॉन्फ्लिक्ट उसको मुतासिर न करेंगे। हम लोग आएंगे, इजराइल पे भी आएंगे, जिसको अभी किसी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आगे पीछे जब हम ईरान पे आएंगे तो ईरान से इजराइल, ये सब चीजें आपस में इंटरट्वाइंड है। आप देखें कि इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है तालिबान की, आपने सही कहा, अफगान फोर्सेस 3.5 लाख, स्पेशल फोर्सेस जो अमेरिका ने ट्रेन की है, हथियार जो कहा था कि नेटो के हिसाब से देंगे, एमुनिशन मुझे बताया जाता है कि और कई कंट्री से मिले, फिर हम क्यों नहीं काम कर पाए? ये वही होता है कि हमारी तैयारी में और हमारे प्रोएक्टिव एफर्ट्स में कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई। अमरीकियों ने भी देहात के एरिया में जाने की जहमत नहीं फरमाई, जिसकी वजह से आज ये बुरा दिन अफगानिस्तान को देखना पड़ रहा है। शुक्रिया मैम ने यह कहा कि तालिबान ने यह हुक्मनामा दिया है कि 12 साल से लेकर के 25 साल की जितनी लड़कियां खानदान में, उनकी फहरिस्त दीजिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि जितनी बेवाएं हैं उनकी फहरिस्त दीजिए। और तालिबान ने दावतनामा भेजा है उज़्बेक, तजाकिस्तान और हाजरास को कि जो भी यहां आना चाहे तो एक, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, एक ये स्लेव मुहैया कराई जाएगी और एक घर दिया जाएगा। अगर ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है, तो आदमी मरने मारने के लिए रेडिकलाइजेशन के बाद एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, एक तो रेडिकलाइजेशन के बाद अगर ये इंसेंटिव है कि एक स्लेव फीमेल मिल रही है और एक मकान मिल रहा है, और क्या चाहिए? और उसके बाद तो खैर आप देखें, उनका डिटर्मिनेशन, उनका किलर इंस्टिंक्ट एक दूसरे लेवल का है। अमेरिका के सोल्जर्स का किलर इंस्टिंक्ट उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, आदमी को बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कमाल न कोरिया में दिखाया न वियतनाम में दिखाया। तो यहां भी कोई बहुत ज्यादा हमको उम्मीदें नहीं थी कि आसमान से तारे तोड़ के लेते आएंगे, लेकिन अफगानों से ये उम्मीद थी कि स्पेशल फोर्सेस जो थी उनकी बड़ी लिमिटेड है। 3.5 लाख तो ये दिखाने के फिगर्स हैं, उनकी तैयारी वो लेवल की नहीं जो तालिबान की है। तालिबान का इक्विपमेंट तो आप देख लें, इनको आम कौन कर रहा है? ये बताने वाली बात नहीं कि तालिबान के पास वो वेपन्स हैं जो मुजाहिदीन से भी अच्छे और जो इनको मिल रहे हैं, ईरान से मिल रहे हैं। ईरान का एक रोल बड़ा डूबियस है, कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन बॉटम लाइन जो अनरिटन है आरजू जी, कि ईरान तालिबान का साथ नहीं छोड़ सकता है। एक हमारे एम्बेसडर हैं विवेक काटजू, वो कहते हैं कि ईरान को ऐसे मानिए कि जैसे एक जादूगर 5 गेंदें उछाल रहा है। देखने वाला ये नहीं समझ सकता कि ईरान किस गेंद को गिराएगा, किसको पकड़ेगा और किसको पेश करेगा। वो सारे पत्ते अपने छाती से लगा करके ईरान अपने, लेकिन जो बॉटम लाइन है कि तालिबान का साथ नहीं छोड़ेगा। मलिहा लोधी जी एक बड़ी अच्छी, मतलब जिनकी बहुत तजुर्बा है इनको एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह में, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो खुद भी, अब ये उनका पक्ष हो सकता है, उनकी ओपिनियन हो सकती है कि 167 इंसिडेंट्स बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हुए हैं। इसके अलावा कि अगर 6,500 पाकिस्तानी टीटीके के मेंबर्स अफगानिस्तान में हैं जो क्रॉस ओवर करके हमारे यहाँ जाते हैं, वारदात करते हैं। इसके अलावा रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर के। पाकिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद इसकजाई ये कहते हैं कि साहब तहरीक के पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, टीटीके को छोड़ दीजिए, लेकिन ये हमारे पास वीडियो सैटेलाइट एविडेंस है कि ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करके वो लोग जाते हैं, अपने मरीजों का इलाज कराते हैं, वो वहां से फंड्स लाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वहां पर ये फंडिंग के मेले लगाते हैं। इसके अलावा इनका इलाज और इस तरीके के जलसे होते हैं, ये तो सब एविडेंस है ही उनके पास।
बहरहाल अब एविडेंस की नहीं, अब कोई ग्राउंड रियलिटी और ऐसा कोई एक प्लान होना चाहिए जो कि ग्राउंड के ऊपर कामयाब हो। अभी तो ओपिनियन ही एक नहीं मिल रही है। दिखाई आरजू जी ये पड़ रहा है कि अमेरिका, यूरोप एक तरफ, ईरान, चीन, रशिया, पाकिस्तान एक तरफ। आप खुद समझ सकती हैं कि ये जो बिल्कुल ये बेमेल और ये बिल्कुल अनइक्वल कंटेस्ट है और दोहा टॉक्स में जो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि जो आज की तारीख में रूस, चाइना, पाकिस्तान चाहेंगे वो होगा, न कि जो अमेरिका चाहेगा। और इसलिए ये सिचुएशन दिन ब दिन और बद से बदतर ही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ठीक सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वो तो खैर जो आप तालिबान की बात कर रहे थे पाकिस्तान में होने की, वो तो सब लोग मान ही गए। इवन अब तो मिनिस्टर्स तक हमारे यहाँ के, शेख रशीद साहब और दूसरे सब कहने लगे कि यहाँ उनका इलाज भी होता है। इस्लामाबाद जो कैपिटल है, वहाँ उनकी फैमिलीज भी रहती हैं। लेकिन आई होप कि आगे कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि ये तो हर दिन एक नई खबर आती है, हर दिन एक नई अपडेट होती है और चीजें हम बार बार बदलते हुए देख रहे हैं। यहाँ से सर हम चलते हैं जरा 14 अगस्त और 15 अगस्त की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। सर, माना कि एक पाकिस्तान पे बहुत से एलिगेशंस लगाए गए कि जी टेररिज्म का भी आया, ये भी कहा गया कि कश्मीर में मुजाहिदीन भेजे, और उसके लिए कई बार हाफिज सईद और इस तरह के लोगों ने जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हाँ हमने तैयार किए, हमने भेजे। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाँ जी, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने ट्रेन किए, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने यहाँ कश्मीर में भेजे। लेकिन सर, इन सब बातों से पहले जब ये कुछ नहीं शुरू हुआ था, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी गड़बड़ नहीं थी, उससे पहले भी हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू से टर्म्स बहुत अच्छे नहीं रहे। उसकी आप क्या समझते हैं, क्या रीजन हो सकती है कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि एक अच्छे नेबर्स के तरह रहते, और या कि एक्सेप्ट नहीं किया भारत ने? वैसे तो अगर मैं जब ये कहती हूँ तो हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं, हमने तो एम्बेसी खोली है, तो एक्सेप्ट ना करने की बात कहाँ तक है। लेकिन ये कि क्या एक होता है ना कि हम बज़ाहिर हम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कि दिल से नहीं किया होता। क्या ये वजह रही कि टर्म्स अच्छे नहीं रहे, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कोई गलती हुई, आप समझते हैं? मैं सबसे पहले कहूंगा ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने वो दौर देखा, लेकिन मैंने सुना है वो दौर कायदे आजम का, और यहां पर पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कत्ल भी इसीलिए हुआ क्योंकि वो चाहते थे मुनसिफाना रवैया हमारा हो। बहरहाल तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे मुनसिफाना रवैया न रहे, और नतीजन आप देख लें कि फादर ऑफ द नेशन का कत्ल हो गया। लेकिन हमारे एल.के. अडवाणी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो जब पाकिस्तान गए तो कायदे आजम को जाकर के उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। उसकी बड़ी नुक्ताचीनी हुई और बड़ी मजम्मत तक हुई हिंदुस्तान ने। क्यों हुई? मैं फिर हसन निसार साहब की बात पे आता हूं कि जब पार्टीशन हुआ तो ये समझा गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का वही रिश्ता होगा, बड़े भाई छोटे भाई का, या जो कनाडा और यूएसए का है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट किसी बात पे था ही नहीं। अगर तिजारत करते, अगर हम लोग रहते, तो जो हमने अपने ऊपर खुदकशी के तमाम इंतजामात किए, अगर वो न करते तो आज हम कहां से कहां होते। न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों, आप इसे अंदाज लगाइए कि अगर क्रिकेट टीम हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर एक बन जाए तो मैं तो नहीं समझता हूं कि दुनिया की कोई क्रिकेट टीम उसको हरा सकती है। यही चीज तिजारत में भी है, कॉमर्स में भी है, वॉरफेयर में भी है, हर चीज में है। लेकिन कुछ चीजों को, कुछ सेक्शंस को आरजू जी, ऑक्सीजन और जिसको कहते हैं एनर्जी आती तब है जब हम पड़ोसी को गाली देने लगे। ये रियल लाइफ में भी होती है, इंडिविजुअल लाइफ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास और कोई सलाहियत नहीं है और कोई काबिलियत नहीं है, तो हम क्या करें? किसी बिरादरी को गाली देना शुरू कर दें, पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दें। और अगर टीआरपी बढ़ाना है हमें, तो हमारे टीवी चैनल्स पे आप भी अक्सर तशरीफ लाती हैं, और आपने भी ये देखा होगा, एक तकिया कलाम है, आप ये कहिए कि ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, इसको हमारे कहने से न कोई गलत होगा, हमारे कहने से कोई सही भी नहीं होगा। लेकिन गलतियां अगर किसी से हुई हैं तो पहले उसको फराश दिली से बैठ करके, ऐसे अब क्या है,
हमारे यहाँ दोनों इतने इतने मैच्योर लोग बैठे हैं, क्या हम लोग बैठ करके उसको तय नहीं कर सकते हैं? और पाकिस्तान के तो मेज़बानी सारी दुनिया में मशहूर है कि उनसे अच्छा मेज़बान तो पूरी दुनिया में नहीं होता है। बैठ करके क्योंकि डिप्लोमेसी, बैक रूम डिप्लोमेसी भी और बिल्कुल रियल हार्डकोर डिप्लोमेसी, ये सॉल्यूशन है। मिलिट्री सॉल्यूशन न था, न है और न होगा। दूसरी चीज़, अमेरिका ने ड्यूरेंट लाइन क्यों नहीं पार किया? डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 2017 में कहा ही था कि हम क्रॉस करके उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ने तब भी उन्होंने कहा कि ब्लफ, मतलब वो उनकी लैंग्वेज थी कि ब्लफ छोड़ दीजिए, ड्यूरेंट लाइन आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर और कोई भी गैर जिम्मेदाराना काम अगर हम करते हैं या कोई करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत तो हम कर देंगे किसी चीज की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और दोनों मुल्कों के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मैं समझता हूं कि ना इत्तेफाकी है, इतनी बड़ी ना इत्तेफाकी कोई नहीं है कि जो बैठ करके हम रिजॉल्व ना कर पाए। मैं आज कह दूं आपको, अगर आप यहाँ पे मर्दमशुमारी कराएं तो 90% लोग अमन चाहते हैं, 90% लोग नौकरियां चाहते हैं। उनको मालूम है कि दोनों मुल्क अगर एक साथ आगे बढ़ें, तिजारत करें, कमर्शियली इंडस्ट्रियली आगे बढ़े, तो इतना स्कोप और इंटेलिजेंस, इतनी स्कोप और पोटेंशियल है हम दोनों में कि हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े। और जो भीख का कटोरा लेकर के हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जो 90% की मैंने बात की, ये 10% काफी है फिजा में जहर घोलने के लिए, पानी में, तालाब में, कुएं में अफीम खोलने के लिए। लेकिन सर कहते हैं ना कि वो तो 10% जो है वो 90 के ऊपर जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली अपनी बात करते हैं, और जो 90% है वो अपनी बात नहीं कर पाते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आगे क्या बेहतरी हो सकती है? क्या कश्मीर इशू सॉल्व होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तब भी यही सूरत हाल रहेगी? क्योंकि कश्मीर कश्मीर करते मैं तो सुन रही हूँ, बचपन से कश्मीर सुनती आ रही हूँ, और यही कि जी बड़ा हमें खतरा है, भारत से बहुत खतरा है और कभी भी अटैक हो सकता है, ये हो सकता है। जबकि जब किसी इंडियन से बात करते हैं तो वो तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इंडिया का कि वो अटैक करे या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। लेकिन कश्मीर इशू एक हमने ऐसी चीज बना रखी। इवन आज मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी तो मैंने कहा कि 14 अगस्त आ रहा है और देख लेना कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके सिर्फ कश्मीर कश्मीर करना है 14 अगस्त पे। तो ये सर कश्मीर का इशू जो है, क्या ये सॉल्व हो जाए किसी तरीके से? कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है ताकि हम झगड़े खत्म कर सकें, आगे बढ़ सकें? आरजू जी, इसके दो फलसफे हैं। हम्म। पहला फलसफा तो ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता से मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने पूछा कि जो आपका सवाल है कि अगर कश्मीर मान लीजिए हल हो जाता है या आपको मिल जाता है, तो क्या ये ना इत्तेफाकी, ये जो दुश्मनी खत्म हो जाएगी? उनका बरखुरदार ये कभी नहीं खत्म होगी। अब ये उनका नजरिया था। हमको 200 साल लगे विजयनगर एम्पायर को कब्जा करने में, लेकिन 200 साल हम लड़े। मतलब उन्होंने आईना ये दिखाया कि हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। अगर ये एक नजीर है तो यहाँ भी उनकी जगह, एक की जगह 10 यहाँ पे भी हैं कि अगर कश्मीर नहीं तो हम कोई ना कोई चीज निकाल करके जंग की बैंड और जंग की आवाज हम निकालते रहेंगे, क्योंकि इसी के जरिए हमें जो है एंडोर्फिन मिलती है, इसी के जरिए हमें एनर्जी आती है, इसी के जरिए हमारे भ्रष्ट और करप्ट जनरल्स, इंजीनियर्स, उनकी रिश्वतें आती हैं, वो माला माल होते हैं। अगर हम इसको नहीं कहेंगे तो हमारी आमदनी, जो ऊपरी आमदनी होती है, वो कहां से आएगी? तो इसलिए ये जरिया है। घटिया पॉलिटिक्स भी इसी के ऊपर चलती है। घटिया पॉलिटिक्स डेवलपमेंट पे नहीं चलती है, घटिया पॉलिटिक्स आवाम पे। मैं फिर आता हूं हसन निसार साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत बात करते हो दीन की और शरिया की, इस चीज की बात करते हो। अरे जो घटिया दवाएं मिल रही, जो बच्चों को मिलावट का दूध मिल रहा है, जो यहाँ पर खवातीन के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो बजरंग दल कर रहा है, बीजेपी कर रही है। उन्होंने बड़ी माकूल बात कही। और इसी तरीके से हमारे कैप्टन अभिनंदन, जब पायलट अभिनंदन जब बेल आउट किए थे, जब उनको, तो पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम उतर आए कि इनको वापस कीजिए। तो दोस्ती का जज्बा तो सब में है, लेकिन वो 90%, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस तरीके से सड़कों पे नहीं उतर सकते हैं, ना उतरेंगे। तो वो साइलेंट मेजॉरिटी है, लेकिन साइलेंट मेजॉरिटी पे कब्जा कर लिया है उन 10% ने
जो ज़्यादा बोलते हैं, बचते हैं और जो वो अल्फाज़ का इस्तेमाल करते हैं, टोन का इस्तेमाल करते हैं, जो गालिबन एक शरीफ आदमी कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन सर ये कब तक चलेगा? इसलिए कि अब पब्लिक थोड़ी-सी इंटेलिजेंट हो गई है, लोगों को समझ में आने लगा है। आप कह लें मीडिया का रोल कह लें, चाहे सोशल मीडिया को कह लें, लेकिन बहुत से लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि ये कश्मीर, कश्मीर करके और इंडिया पाकिस्तान टेंशन मचाकर कौन-कौन अपनी जेबें भर रहा है, कौन-कौन डीएचए बना रहा है, कॉर्नर के प्लॉट ले रहे हैं या बाहर क्या कुछ खरीदा जा रहा है, अब पूरी डिटेल सबको पता है। बच्चे मतलब बच्चों से अगर आप पूछें, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है। तो कब तक ये इस तरीके से चल सकेंगे? और कभी ना कभी तो पब्लिक उठेगी, कभी ना कभी तो पब्लिक बात करेगी। आरजू जी, आपने बड़ी उम्दा बात कही, मैं तबीयत खुश हो गई, दिन भर के काम की थकावट मिट गई, आपने ऐसी उम्दा बात कही। अल्लाह आपकी बात को बिल्कुल उसको असलियत में तरमीम करे और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सही कहता हूँ, कोई भी ठीक सोच रखने वाला इंसान जंग नहीं चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता, खून खराबा नहीं चाहता है। किसी का भी खून बहे, हमारा खून है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का खून बहे और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ठीक सोच वाले हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनको एक होना पड़ेगा और मीडिया ही के ज़रिए नहीं, आप ऐसे लोग आरज़ू जी एक लाइट हाउस हैं। और आपने जो बात कही, जब मेरे ऐसे बूढ़े के अंदर इतनी एनर्जी आ गई ये बातें सुन करके, मैं समझता हूँ कि जो युवा हैं, जो जो यंग हैं और जिनके बहुत ज़िंदगी में बहुत लंबी यात्रा करनी है, उनके अंदर कितनी एनर्जी आ गई होगी। मैं समझता हूँ कि मैं भी आपकी तरह बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी बातें आपने फरमाई हैं, इस पे लोग गौर ज़रूर करेंगे, सोचेंगे और जो आपसे एग्री नहीं भी करते हैं, उनके दिल में कम से कम आपने एक गोशा डाल दिया है कि सोचो इसमें किसको क्या मिलेगा। आपके पाकिस्तान टीवी पे एक बच्ची का ऐड बड़ा उम्दा आता है और वो बच्ची का ऐड यही आता है कि उसकी माँ ने शायद उसको ईदी उनकी ले ली, तो बच्ची कहती है कि आपने तो वही हरकत की जो एबीसीडी लिखी पाकिस्तान की किसी हुक्मरान के बारे में। जैसे उन्होंने देश को कंगाल कर दिया, आपने मुझे कंगाल कर दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा। सब लोग सब कुछ समझते हैं, आवाम को जुटलाना, जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा था, आरज़ू मैम, you can fool some of the people all the time and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये गेम प्लान कश्मीर का, जात बिरादरी और मजहब का, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसकी मैं समझता हूँ उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आप ऐसे लोग हम लोगों की सरपरस्ती करें, रास्ता दिखाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक जो लाइट हाउस है, इसकी वजह से लोगों की ज़हनियत बदलेगी और एक सही रास्ते पे दोनों मुल्क चलेंगे। और जो खासकर जो यूथ है, मैं उससे ज़रूर कहूँगा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। हम 70 साल से देख रहे हैं, 14 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त, कम से कम इस बार हम हलफ उठा लें कि हम किसी के लिए दिल में नफ़रत नहीं रखेंगे। हमारे जौनपुर में एक शायर थे और कीरतपुरी उनका नाम था। उनकी एक लाइन अगर इजाज़त हो मैं जी, कहना जी, चाहूँगा, जी। तुम एक बार दिल में मोहब्बत तो लेके निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन ना मिलेगा। लेकिन यही है कि दिल में मोहब्बत का गोशा तो लेके निकलें, फिर देखेंगे रास्ते में कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। लेकिन पहले ही अगर हम हथियार बंद होकर चलें, मुसल्लह होके चलें, तो नतीजा तो वो सामने ही होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने अपने मीडिया की बात की, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, एक मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले जब मैंने जाना शुरू किया था इंडियन मीडिया पे, तब इंडियन मीडिया मेजॉरिटी चैनल्स का रवैया कुछ और था। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो अब काफ़ी आराम से बात होती है और बल्कि बहुत से ऐसे लोग मिले जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इनफैक्ट सीखने को मिला। और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने, जो नई जनरेशन है हमारी, उसने खास तौर पे बहुत सी चीज़ों को सही किया है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में गलत बताया जाता था, जो हमें गलत सिखाया जाता था, अब हमें पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि 71 में क्या हुआ था या किसी वॉर में क्या था या कारगिल में क्या था। तो और दूसरी बात ये कि जो एक अगर जिस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था सर, जिस वक्त ये टीवी चैनल्स नहीं आते थे, अभी खैर पाकिस्तान में तो अभी भी नहीं आते, कुछ लोगों ने डिश वगैरह लगाई हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक खास किस्म का पोर्ट्रे किया गया था कि इंडियंस ऐसे होते हैं और नफरत होती है, ये होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और
ये ऐसे ही है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान के, ये जब किसी डिबेट में बैठते हैं पाकिस्तान में, तो ये एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछाल रहे होते हैं और शो के बाद साथ में बैठ के कहीं पकौड़े खा रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है कि इंडियन मीडिया पे जो लोग आते हैं और आपस में बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। मैंने तो यही देखा है कि बाद में उनका आपस में हंसना बोलना है और बातें हो रही होती हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन फिर भी सर मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं जाकर मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है वो कुछ अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। लेकिन आपको लगता है सर, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो मीडिया है दोनों कंट्रीज का, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ पॉजिटिव प्ले कर सकता है? बेशक। पहली चीज ये है कि मीडिया का इतना अहम किरदार है, वो जहनियत बना सकता है, जहनियत बिगाड़ सकता है। हम वो होते हैं, कोई चैनल हम देख लीजिए कि एक चैनल है मान लीजिए हिंदुस्तान का जिस पे आप तशरीफ लाई थी, हम वो चैनल देख लें 6 महीने तो मेरी जहनियत अलग हो जाएगी। इसी तरीके से एक चैनल मैं देख लूं 6 महीने, मेरी जहनियत अलग हो जाएगी। लेकिन जो वहां पर काबिल एहतराम आप ऐसे लोग जब बैठते हैं और जिनकी बातें सुनते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में ज्यादा क्यों है? कभी गौर किया आपने? क्योंकि सही सोच वाले हिंदुस्तान में हैं जो आपको बहुत, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए। और जो हमारे पहले जिनकी पाकिस्तान में इज्जत है, हसन निसार साहब की इतनी इज्जत क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ मुनसिफाना बात करते हैं, वो अमन की बात करते हैं। दहशतगर्दी की जहां भी कोई बात होगी उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं और इसी चीज की जरूरत है। और ये जब होता है, आपको तो खुद मैं कहूंगा यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपने जो चीज कही उसको किया और जो किया उसको कहा, यही डिफरेंस होता है। और कोई पाकिस्तानी स्पीकर आता है तो शायद हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, कुछ और बात, लेकिन जब आप बोलती हैं तो एक एक वर्ड हम लोग उसको न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसको ग्रैस्प करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा हाल किया जाता है वो भी सबको पता है। सब मैं बहुत समझ बुरा सकता मना जाते हैं कि क्यों जाके हर चीज मान गई। मैंने कहा एक चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं कैसे इनकार कर दूं। लेकिन फिर भी सर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख कर आगे हूं। बढ़ना होगा और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए तो ही बेहतर होगा। और जैसे कि आपने भी कहा कि अगर दोनों कंट्रीज में रिलेशंस अच्छे हों, बेशक बहुत गहरे दोस्त ना बन जाएं, लेकिन फिर भी रिलेशंस अच्छे हों तो हम कई दूसरी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि ऐसे ही बस लड़ लड़ के सारी जिंदगी खत्म करें अपनी भी और दूसरों की भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका, कनाडा, वो हमसे बेहतर इसीलिए हैं कि वो और तरह से सोचते हैं। हम लोग थोड़े इमोशनल लोग हैं, हम जज्बात ज्यादा डाल देते हैं और हर चीज में जो है वो बस एक ईगो आगे ले आते हैं, वो नहीं लानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आई होप कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच आरजू जी, थैंक गॉड यू ब्लेस सर। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर।